वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 115 यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। देखिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 115 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, ऑपरेशन देवी शक्ति निम्नलिखित में से किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान से। तो तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति नामक बचाव अभियान चलाया गया। नंबर 2 पर आ जाइए। हैदरपुर आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? ये न्यूज़ में रही हाल ही में, क्योंकि 47वां रामसर स्थल ये घोषित किया गया है और ये उत्तर प्रदेश की है। तो भारत ने हैदरपुर आर्द्रभूमि को देश के 47वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया है और यह आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा पर स्थित है और यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। यूपीपीसीएस में स्टेटमेंट बनाकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हैदरपुर आर्द्रभूमि हस्तिनापुर बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है और इसको 47वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कम्ब्रे वियजा ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसमें हाल ही में प्रस्फुटन हुआ है और उसी के कारण ये न्यूज़ में था। यह है कैनरी द्वीप में। तो कम्ब्रे वियजा ज्वालामुखी कैनरी द्वीप में स्थित है। हाल ही में यह सुर्खियों में रहा क्योंकि इस ज्वालामुखी के प्रस्फुटन के लगभग 50 दिन के बाद ज्वालामुखी की राख से ढके छत्तों के अंदर भी हजारों मधुमक्खियां जीवित पाई गईं। ठीक है। नंबर 4 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को निम्नलिखित में से कब शुरू किया गया था? यूपीपीएससी में इस तरह के प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, मतलब सालों पुरानी करंट अफेयर्स, 4-5 साल पुरानी। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये योजनाएं हैं जिनकी एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, ये सब 14 की है, 15 की है, 15 की है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2015 में हरियाणा के पानीपत से हुई थी और यह घटते बाल लिंगानुपात और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित अन्य मुद्दों के समाधान पर लक्षित है। नंबर 5 पर आ जाइए। कोणार्क का सन टेम्पल यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया गया? ये शामिल किया गया था वर्ष 1984 में। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर वर्ष 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया और हाल ही में कोणार्क सूर्य मंदिर चर्चा में रहा। क्यों रहा? क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोणार्क सूर्य मंदिर के सीलबंद सभागृह से रेत को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए एक रोड मैप पर चर्चा की। ठीक है, इस सभागृह को गिरने से बचाने के लिए 118 वर्ष पहले अंग्रेजों ने इसमें सैंड यानी रेत भर दिया था। तो इसी रेत को हटाना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। प्रश्न कोणार्क सन टेम्पल से रिलेटेड है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कलिंग स्थापत्य कला शैली में निर्मित एक मंदिर है और यहाँ पर चंद्रभागा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कलिंग स्थापत्य कला शैली में निर्मित है। ठीक है, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है इसको। यह नागर मंदिर स्थापत्य कला की एक उपशैली है और यह कोणार्क नृत्य महोत्सव और चंद्रभागा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ कोणार्क नृत्य महोत्सव और चंद्रभागा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर निम्नलिखित में से कितना कर दिया है? 100% कर दिया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 100% कर दिया है और इस कदम का उद्देश्य भारत में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देना है। नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। संभव एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम है और इसे सूक्ष्म लघु एवं
मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? संभव। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। देखिए, इस अभियान के दौरान कॉलेज के छात्रों को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। यह स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने वैश्विक भागीदारी के साथ साझेदारी में भारत में कौशल विकास हेतु अपनी तरह के सबसे बड़े इम्पैक्ट बॉन्ड की शुरुआत की है। दूसरा स्टेटमेंट है स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड पहला ऐसा इम्पैक्ट बॉन्ड है जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी संगठन और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम शामिल हैं। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो इस गठबंधन द्वारा क्या होगा? भारत में 50,000 युवाओं को अगले 4 सालों के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए $14.4 मिलियन की धनराशि जुटाई गई है। 10वां प्रश्न है जिमैक्स सैन्य अभ्यास है एक निम्नलिखित में से किसके साथ आयोजित किया जाता है? ये जिमैक्स भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? जापान के साथ। तो जिमैक्स एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच है। क्वेश्चन नंबर 11 है एलियम नेगियनम निम्नलिखित में से क्या है? छिपकली की एक प्रजाति, पादप की एक प्रजाति, तितली की एक प्रजाति, इनमें से कोई नहीं कुछ और। एलियम नेगियनम ये पादप की एक प्रजाति है। तो एलियम नेगियनम उत्तराखंड में खोजे गए पादप की एक प्रजाति है। विज्ञान के लिए यह एक नई प्रजाति है, लेकिन स्थानीय समुदाय इन प्रजातियों से लंबे समय से अवगत हैं। ठीक है, और इनके द्वारा इनकी खेती भी की जा रही है, लेकिन विज्ञान के लिए ये एक नई प्रजाति है उत्तराखंड की एलियम नेगियनम। क्वेश्चन नंबर 12 है बन्नी भैंस निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? बन्नी भैंस पाई जाती है गुजरात में। तो हाल ही में भारत का प्रथम बन्नी भैंस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कॉल्फ जो है गुजरात में पैदा हुआ है। इसी के चक्कर में गुजरात जो है न्यूज़ में है। और बन्नी भैंस गुजरात के कच्छ में पाई जाती है, मतलब इसी के चक्कर में गुजरात नहीं, बन्नी भैंस न्यूज़ में। तो बन्नी भैंस गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है और इस क्षेत्र में बन्नी भैंस का पालन मालधारी समुदाय द्वारा किया जाता है। इनमें कठोर जलवायु परिस्थितियों, सूखा प्रतिरोध और अपर्याप्त चारे एवं झाड़ियों पर जीवित रहने की अच्छी अनुकूल क्षमता होती है। ये ऐसे प्रश्न यूपीएससी के फेवरेट बन जाते हैं। ठीक है, यही वो क्षेत्र है जहाँ पर खराई कैमल भी न्यूज़ में था 2017-18 में और यूपीएससी ने उसमें प्रश्न किया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार एसीमेट्रिक आर्गोनो कैटालिसिस नामक अणुओं के निर्माण के लिए एक नया तरीका विकसित करने हेतु प्रदान किया गया और यह जो पुरस्कार है संयुक्त रूप से बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को दिया गया। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, किस क्षेत्र में मिला है। और एक और चीज़ कि वो वैज्ञानिक कौन से देश से संबंध रखते हैं, PCS में ये भी पूछा जा रहा है आजकल। नंबर 14 पर आ जाइए। निहंग निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित हैं? सिख, ईसाई, मुस्लिम, या इनमें से कोई नहीं? निहंग सिख संप्रदाय है। तो निहंग सिख संप्रदाय से संबंधित हैं। निहंग से अभिप्राय है ऐसे सिख जो 10 गुरुओं के आदेशों के पूर्ण रूप से पालन के लिए हर समय जो है तत्पर रहते हैं और उनकी प्रेरणाओं से ओतप्रोत रहते हैं। नंबर 15 पर आ जाइए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1951 में। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी और यह प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है जो सरकारी, अंतर सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों के साथ मिलकर काम करता है। और हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कौन निकालता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन।
क्वेश्चन नंबर 16 है। कई बार हम इस प्रश्न पर चर्चा कर चुके हैं। पहला स्टेटमेंट है, नासा का पार्कर सोलर प्रोब 12 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था और यह अभियान सूर्य के भीतरी वायुमंडल यानी कोरोना का निरीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट या करेक्ट है? देखिए, पहला वाला गलत है। कई बार बताया है, नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है वो एक सूर्य मिशन है जिसको 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था, ना कि 19 को। और यह अभियान सूर्य के भीतरी नहीं, सूर्य के बल्कि बाहरी वायुमंडल का निरीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया था। दिसंबर 2021 में ये पहुंचा वहां पर, इसलिए न्यूज़ में रहा। तो दोनों के दोनों गलत हैं। ये पूछा क्या? सही पूछा तो सही तो कोई है नहीं इसमें, तो कोई भी सही नहीं है। तो दोनों के दोनों असत्य हैं कथन। देखिए, दिसंबर 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के वायुमंडल में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया और नासा का पार्कर सोलर प्रोब जो है 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था और यह अभियान सूर्य के बाहरी, भीतरी नहीं, बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना का निरीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। तीन स्टेटमेंट वाला प्रश्न बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। 13 जनवरी 2022 को विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2022 नामक रिपोर्ट जारी हुई है। इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई है। कौन सी रिपोर्ट? विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट 2022। इसके अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक विकास दर 4% रहने का अनुमान है, यानी इस साल, और भारत की विकास दर 2022 में यानी इस साल 6.7% रहने का अनुमान है। इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो इन दो स्टेटमेंट में बहुत कम चांस होते हैं कि छेड़खानी करते हैं एग्जामिनर, यहाँ से कटता है प्रश्न, एलिमिनेट होता है। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि करेक्ट है, ये यूएन द्वारा की गई है। यहाँ विश्व आर्थिक मंच होता, कुछ और होता तो गलत हो जाता। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, फिलहाल डी है इसका आंसर। तो 13 जनवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट जो है जारी की, इंग्लिश में इसको बोलेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि वैश्विक आर्थिक सुधार में कमी आ रही है, जबकि सुधारना चाहिए लेकिन कमी आ रही है। देखिए, इसके अनुसार कोविड-19 संक्रमण की नई लहरों, श्रम बाजार की लगातार चुनौतियों, आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों और बढ़ते मुद्रास्फीति के दबावों के बीच वैश्विक आर्थिक सुधार को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक विकास दर वर्ष 2021 में 5.5% आकलित की गई है। इसके वर्ष 2022 में 4% और वर्ष 2023 में 3.5% रहने का अनुमान है, जो कि आंकड़ा घटता हुआ ही है। विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों की जो अर्थव्यवस्थाओं की जो वृद्धि दर है वो 2021 में 4.8% आकलित की गई, 2022 में 3.7%, 2023 में 2.5%, ये भी घट ही रही है। इस रिपोर्ट की माने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में देखें तो 2021 में 6.4% आकलित की गई, 2022 में 4.5%, 2023 में 4.7% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9% आकलित की गई, जिसका वर्ष 2022 में यानी इस साल 6.7%, वर्ष 2023 में 6.1% रहने का अनुमान है। तो घटता हुआ ही अनुमान है हर साल। अगर चीन की माने तो चीन की जीडीपी वृद्धि दर 2021 में 7.8% आकलित की गई, जिसके वर्ष 2022 में 5.2% और वर्ष 2023 में 5.5% रहने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 12 से 13 जनवरी 2022 को 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 वर्चुअली रूप से कहाँ आयोजित हुआ है? पुडुचेरी में। तो 12 से 13 जनवरी 2022 को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 को वर्चुअली पुडुचेरी में आयोजित किया गया और इस महोत्सव की थीम याद रखिएगा, सक्षम युवा सशक्त युवा। यह जो महोत्सव है स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ है और इसका आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा पुडुचेरी सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखनी है, भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महोत्सव का उद्घाटन किया। इससे जुड़ा कुछ ये प्रश्न है। 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किसने पुडुचेरी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम छूटिया है, ठीक है, मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया? ठीक है, किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री ने किया। तो बी है इसका आंसर।
तो 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने पुदुचेरी में स्थापित प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया और इस केंद्र की स्थापना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा की गई है और इसकी निर्माण लागत राशि है लगभग 122 करोड़ रुपए और यह विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी केंद्र 10 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है और यह संस्थान 20,000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा और 2,000 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों का सहयोग करने के साथ ही 200 स्टार्टअप्स को इंक्यूट करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये, वैश्विक आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? ठीक है, ऊपर जो रिपोर्ट थी वो कुछ और थी, ये है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, उसको संयुक्त राष्ट्र निकालता है, इसको निकालती है विश्व बैंक। तो 11 जनवरी 2022 को वॉशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक समूह द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 जारी की गई। विश्व बैंक की इस नीतिगत रिपोर्ट में विश्व आर्थिक व्यवस्था की मध्यावधि संभावनाओं का अनुमान जो है वो प्रस्तुत किया गया है। ये रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक विकास दर वर्ष 2021 में 5.5% आंकलित की गई, जबकि इसके 2022 में यानी इस साल 3.8%, 2023 में 2.3% रहने का अनुमान है, यानी यह भी घटता हुआ क्रम ही बता रही है। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2021 में 8.3% आंकलित की गई और 2022 में यानी इस साल 8.7% तथा 2023 में 6.8% रहने का अनुमान है, यानी इस साल बढ़ने का अनुमान है, अगले साल काफ़ी घटने का अनुमान है, लगभग 2-2.5%। तो ये 20 प्रश्न थे, कुछ बड़े स्टेटमेंट वाले थे, बाद के 15 के बाद जो प्रश्न थे इनको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये 115वां टेस्ट था, इनका रिवीजन अच्छे से करते रहिए। 150 प्रश्न की संख्या है यूपी पीसीएस में, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला, ठीक है। मतलब कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा आपका, अगर अच्छे से सबकी प्रैक्टिस कर ली तो फेल नहीं हो गए। धन्यवाद।